हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है एक तरीके से आपको फीलिंग ये आएगी इसमें कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम भी एकदम केमिस्ट्री वाला है, इसका नाम है परमाणु। पिछला चैप्टर बहुत छोटा था और आपने बताया है कि उसमें से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स वाले आने वाले हैं, ऐसा कुछ। तो वो चैप्टर वाकई में बहुत छोटा भी था, सरल भी था, है ना। और जो द्रव्यकण वाला है, बट इसके पहले आइंस्टाइन का समीकरण भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो उसको याद रख लीजिएगा। तो टॉपिक पे बात करते हैं बच्चों, परमाणु। ये चैप्टर में हमें परमाणु के बारे में बात करना है कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। आप लोग जानते हैं द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर, द्रव्य यानी मैटर। मैटर की 3 पता हुई स्टेज हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट होती है और एक होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ये 5 स्टेज अभी 2 नई इंट्रोड्यूस हैं, है ना। अभी 90s के आसपास आई हैं, ये पुरानी ये चल रही थी। तो कहने का मतलब यार ये जितने भी मैटर हैं ये सब के सब पार्टिकल से मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं? पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे कणों से। अब मन में फीलिंग लाओ कि आप इनको इतना ज़्यादा तोड़ दो, इतना ज़्यादा तोड़ दो कि एक अवस्था आ जाए कि उससे ज़्यादा ये टूट ना पाए, उससे ज़्यादा टूट ना पाए। तो फाइनली जो आपको सबसे छोटा इंडिविजिबल, मतलब आपने एक पत्थर लिया और आपने उसको पीसना शुरू कर दिया, खूब पीसा, पीस के चूरन बना दिया, एकदम महीन कर दिया, पतला कर दिया। तो जो सबसे छोटा पार्ट शायद आपको आंखों से भी ना दिखाई दे, है ना। जैसे आटा होता ना, आटा, आटे को फूंकते हैं तो फूंकते हैं उड़ जाता है, आटा उड़ता है ना। मतलब इतना छोटा पार्ट है कि उड़ जाता है, दिखाई भी समझ में नहीं देता है। तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है जिसको और ज़्यादा तोड़ा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम। तो इंडिविजिबल पार्ट, ये सबसे पहले थ्योरी आई थी कि जो किसी भी पदार्थ का अविभाजनीय कण क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। समझ गए ना? एटम कहलाया करता है। अब बाद में एटम को भी तोड़ा गया, एटम के अंदर पार्ट किए गए। एटम के मतलब एटम के अंदर क्या क्या है वो देखा गया कि एटम इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, प्रोटॉन से मिलकर बना है और सारी चीज़ों से एटम मिलकर के बना है। बट एटम की पहली डेफिनेशन यही थी कि द फाइन पार्ट ऑफ एनी मैटर, सबसे छोटा अविभाजित कण जो होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये बताया था जॉन डाल्टन ने। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु का मॉडल दिया, सबके अलग अलग मॉडल थे। ओके, डाल्टन का मॉडल आया। डाल्टन ने ये बताया था कि जो आपका परमाणु है उस परमाणु में ये पूरा का पूरा जो है धनावेशित भाग है। जैसे कलिंदर के अंदर रेड कलर का पल्प हुआ करता है ना, वो धनावेशित भाग है। और इसके अंदर लाल कलर करके ये बीज, जैसे बीज होते हैं इलेक्ट्रॉन। बीज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि पूरा धनावेश पूरे ऋणावेश को संतुलित करता है। बेटा इसको बंद कर देना। पूरा धनावेश पूरे ऋणावेश को संतुलित करता है, जिसमें धनावेश पूरा एज अ पल्प भरा हुआ है और ऋणावेश यहां पर भरा हुआ है। समझ में आया? ये बताया किसने भाई साहब? जॉन डाल्टन ने बताया। प्लस और माइनस, उन्होंने भी 2 कण की व्याख्या की थी। समझ में आ गया जी? 2 कण की व्याख्या की थी। बहुत सारी वजहों से डाल्टन का मॉडल जो, इसको बोलते थे वाटरमेलन मॉडल। कौन सा मॉडल? वाटरमेलन मॉडल। समझ गए ना, यानी तरबूज मॉडल। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे। प्लम पुडिंग, समझ गए ना। पुडिंग एक खाने की चीज हुआ करती है, उसमें प्लम्स पड़े रहते हैं, एक विदेशी भोजन है। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला गया, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया। इसको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस करने के बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल। किसका मॉडल आता है? रदरफोर्ड का। समझ गए ना? रदरफोर्ड के मॉडल को भी कुछ कमियां निकाली गई। अभी रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फाइनली आता है नील्स बोर का मॉडल। किसका मॉडल आता है? नील्स बोर का। और अभी भी हम नील्स बोर के मॉडल को पढ़ रहे हैं। चलिए तो आइए देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे पहले अणु की पहचान करने के लिए, मैं अणु बोल देता हूं बार बार, एक्चुअली परमाणु है। क्या है भैया? परमाणु। तो परमाणु की पहचान करने के लिए सबसे पहले परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या देखा गया कि परमाणु के अंदर क्या होता है? एक नाभिक। और नाभिक में केवल क्या होता है? धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? नाभिक पर। मतलब ये कह लीजिए कि परमाणु के द्रव्यमान पूरा का पूरा नाभिक है, बाकी थोड़ा सा बाहर रहता है। ओके, परमाणु का द्रव्यमान पूरा पूरा क्या है? नाभिक। इसीलिए जब भी आप जैसे परमाणु द्रव्यमान जब आप निकालते हैं, एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब भी आप जैसे 2He4 करते हैं, ये हीलियम है। ये क्या है बेटा? हीलियम। तो हीलियम के नाभिक के अंदर दो कण बैठे हुए हैं। एक तो प्रोटॉन बैठे हुए हैं और एक कौन बैठे हुए हैं? न्यूट्रॉन।
तो ये देखिए, ये जो ऊपर संख्या दिख रही है ना आपको 4, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 क्या होंगे, प्रोटॉन। अब बच गए 4, तो 4 में न्यूट्रॉन कितना होना पड़ेगा, 2। आई बात समझ में ना। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरा द्रव्यमान है किस पर निर्भर करता है, नाभिक पर। समझ में आया ना। तो मतलब जो टोटल द्रव्यमान आपको देंगे वो कौन देंगे, मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिला देंगे तो आपका पूरा नाभिक का द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, बोलिए। अरे तो द्रव्यमान तो होता है ना भाई साहब, न्यूट्रल होता है तो रहने दो, मैं आवेश की बात थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, द्रव्यमान की। किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान की। भले न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का तो द्रव्यमान होगा, एक न्यूट्रल कण है बिल्कुल उसका द्रव्यमान रहता है, ठीक है ना। तो देखिए जो पहला एक्सपेरिमेंट था इसको लेकर के, परमाणु को लेकर के, वो था रदरफोर्ड का प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट, प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। कौन सा, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब आप जानना चाहेंगे भाई ये अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण जो होता है एक धनावेशित कण होता है, तगड़ा वाला। कौन सा, धनावेशित। आप जानते हैं कि हीलियम का नाभिक होता है 2He4, होता है कि नहीं होता है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसी कल्पना करिए कि हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, एक और एक कितने, 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो केवल हीलियम के अंदर क्या बनेंगे, 2 प्रोटॉन। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, He, जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 प्लस, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितने प्लस, 2 प्लस। इसी को मैं लिख सकता हूं He+2, He+2। बच्चों इसी को बोलते हैं हम अल्फा कण। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कण। समझ में आया ना, मतलब द्विधनात्मक आयनित हीलियम को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण एक जबरदस्त वाला प्लस पार्टिकल है, समझ में आ गया ना, जबरदस्त वाला क्या है, प्लस पार्टिकल है। तो लिख, सबसे पहले अल्फा कण लिख लीजिए कहीं पर, ये अल्फा कण होता है भाई। लिखिए, हाँ लिखिए अल्फा कण क्या है, पहला सवाल लिखिए अल्फा कण क्या है। लिखिए हीलियम, हीलियम ब्रैकेट में 2He4 के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम 2He4 के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। जो हीलियम होता है 2He4, उसका जो नाभिक हुआ करता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कण। ठीक है, तो ये हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण कहते हैं। इसके पहले मैंने क्या बताया आपको, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में मैंने क्या बताया था, ये उन्होंने दिया था कौन सा वाला मॉडल, तरबूज मॉडल। कौन सा मॉडल, तरबूज मॉडल। तो क्वेश्चन आया है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का एक निष्कर्ष निकालिए। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल का निष्कर्ष था कि परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश संपूर्ण गोले में समान रूप से वितरित होता है। ये देखिए, ये गोला मैंने आधा दिखाया आपको कि आपको समझ में आए, ये क्या रहेगा, पूरा। क्या रहेगा, पूरा। तो एक परमाणु का द्रव्यमान, अब यहां पर क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या पता लगाया कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर स्थित होता है, नाभिक में। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा किस पे स्थित होता है, हर जगह बराबर। जैसे ना, जैसे कि कोई तरबूज होता है तो उसका द्रव्यमान हर जगह रहता है ना। तो उन्होंने बताया था कि परमाणु का द्रव्यमान हमेशा हर जगह वितरित रहता है, समान रूप से वितरित रहता है, ये बताया था थॉमसन ने। ठीक है जी, चलिए तो अगला टॉपिक लिखिए, मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं, लिखिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी, अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का वर्णन कीजिए। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का वर्णन कीजिए। चलिए अब इसको मैं समझा देता हूं, थ्योरी आप बुकलेट से लिख लीजिएगा, पीडीएफ से, सबके पास पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे, आप सुन लीजिए। काफ़ी थ्योरी काफ़ी बड़ी है बट आप लिख लेंगे, है ना। मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अल्फा कण देने के लिए, अल्फा कण कैसा है, एक रेडियो एक्टिव कण है। कैसा कण है, सुना होगा आपने, अल्फा बीटा गामा, है ना। ये अल्फा कण एक रेडियो एक्टिव कण है। तो रेडियो एक्टिव कण को उत्पन्न करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है बेटा, रेडियो एक्टिव तत्व। क्या लेना पड़ता है, रेडियो एक्टिव
तत्व। यहां पर आपने एक रेडियो एक्टिव तत्व ले लिया इसके अंदर। ये अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या कहलाते हैं? जिनसे रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, हानिकारक विकिरण निकलते हैं, उनको बोलते हैं अपन रेडियो एक्टिव तत्व। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो रेडियो एक्टिव की पूरी सीरीज पढ़ते हैं, लेंथेनाइड एक्टेनाइड की 2 लेवल बनी हुई हैं। हाँ, तो वो कहलाते हैं रेडियो धर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व। तो ये यहाँ पर अपने पास में ये अपन ने रेडियो एक्टिव तत्व रख दिया है। ये किसका चेंबर है बच्चों? ये लेड का चेंबर है। किसका चेंबर है ये? लेड का, क्योंकि ये विकिरण फेंकेगा। क्या फेंकेगा? ये विकिरण। और जो लेड होता है, लेड का बॉक्स होता है, ये इसको अवशोषित कर लेता है। जो हानिकारक विकिरण होते हैं बगैर काम के, उनको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो आप इसको लेड के चेंबर में रखते हैं। समझ में आया? तो देखिए मैं पढ़ूंगा। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग का प्रायोगिक प्रबंध निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडॉन या पोलिनियम, कौन सा पदार्थ लेते हैं? रेडॉन या पोलिनियम। बहुत सारे होते हैं, मगर कुछ होते हैं जो अच्छे जल्दी से रेडियो एक्टिव रेडिएशन देते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो या तो आप इसके अंदर रेडॉन रखते हैं या आप पोलिनियम लेते हैं। इनको एक शीशे के बक्से में रखा जाता है। लेड को हिंदी में शीशा बोलते हैं, बट वो शीशा नहीं है जिस पे अपन चेहरा देखते हैं ना, ये वो शीशा नहीं है ना, ये एक अलग टाइप का शीशा होता है। इनको रेडॉन या पोलिनियम को शीशे के बक्से ए में रखा जाता है। बेटा ये शीशे का, इसको लेड चेंबर है, ए है। ओके, हाँ। इस बॉक्स के छिद्र ओ से, अब इसका बॉक्स का एक छिद्र ले लो ओ, जहां से अपन को इसकी किरण निकालना है बहुत तेजी से, यहां से ये किरण निकलती है। इस बॉक्स के छिद्र ओ से अल्फा कण तीव्र वेग से निकलते हैं। यहां से क्या निकलेंगे बच्चों? अल्फा कण। बाकी रेडिएशन निकलेंगे गामा फामा, उनको सब ये अवशोषित कर लेगा। मेन अपन को अल्फा कण तीव्र वेग से जान देगा। डायफ्राम D1 व D2 से गुजरने के बाद, अब यहां पर डायफ्राम लगा होता है। क्या लगा होता है? डायफ्राम। डायफ्राम मतलब एक तरीके से सुराख होती है पतली सी, जो बिल्कुल ये टेस्ट करता है कि अपने रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। मतलब थोड़ा कोई मान लो एंड बेंड हो गया ना, तो डायफ्राम उसको सीधे वाले को जान देगा, बाकी वाले को क्या कर देगा? रोक देगा। तो ये डायफ्राम यहां से निकलने के बाद डायफ्राम D1 और D2, 2 डायफ्राम लगे हैं, D1 और D2। डायफ्राम D1 और D2 में से गुजरने के बाद अल्फा कण संकीर्ण पुंज यानी बिल्कुल पतली सी प्रकाश पुंज के रूप में, हालांकि ये प्रकाश नहीं है, ये क्या है? अल्फा कण का पुंज है ना, संकीर्ण किरण पुंज के रूप में पतली स्वर्ण पन्नी जी पर आपतित होता है। अब बेटा यहां पर पतली सी पन्नी जी लगा देते हैं। ये गोल्ड फॉइल है। क्या है बेटा? ये गोल्ड फॉइल। समझ में आया ना? ये पतली सी पन्नी, यहां पे गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है कि सोना और चांदी जो है सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय एवं तन्य है दुनिया में। मतलब गोल्ड की पन्नी सबसे पतली आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? सबसे पतली। इसीलिए गोल्ड का उपयोग किया गया कि इसको बिल्कुल पतला कर दिया जाए, और पतला कर दोगे तो बिल्कुल परमाणु का एकदम सही वाला आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन जो बनेगी आपकी, उसमें कम से कम परमाणु मिलेंगे तो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट समझ में आएगा। समझ में आया ना? मतलब डायरेक्टली अटैक होगा परमाणु के साथ। तो यहां पर एकदम पतली पन्नी गोल्ड की इस्तेमाल कर ली जाती है। इसकी परत भी बहुत कम होती है, वही मैं बता देता हूं। हाँ, संकीर्ण किरण पुंज को पतली पन्नी जी पर आपतित होने को दिया जाता है। ये पन्नी का नाम क्या है बेटा? जी, है ना। इस जगह इसका पन्नी का नाम, पतली पन्नी का नाम जी है। स्वर्ण पन्नी की मोटाई 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। लिख लो भैया, ये स्वर्ण पन्नी की मोटाई है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, यानी कि बोल दो भैया कितना? 10⁻⁸ मीटर। ओके, यानी कि 10 नैनोमीटर। लो भाई साहब याद कर लो, 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, इतनी पतली पन्नी की इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतनी पतली पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। और पन्नी के पीछे यहां पर इस पूरे में एक 3D में यहां पर एक परत लगी होती है ना, यहां पर एक स्क्रीन लगी होती है। ओके, यस। प्रकीर्णित अल्फा कण, अब यहां पर अल्फा कण टकराएंगे पन्नी में से, और इसके बाद क्या होंगे? ये विक्षेपित हो जाएंगे। क्या होंगे? विक्षेपित हो जाएंगे। कुछ सीधे निकल जाएंगे, कुछ लौट करके आ जाएंगे। जो होना होगा वो हो जाएगा, जैसा आप समझे वैसे हो जाएंगे। मान लो कुछ यहां चले गए, कुछ यहां चले गए, तो ये पीछे स्क्रीन लगी होती है। क्या लगी होती है? स्क्रीन लगी होती है। और स्क्रीन के ऊपर जो है प्रकीर्णित अल्फा कणों को एक पर्दा एस, स्क्रीन को इंग्लिश में एस से डिनोट कर दिया, हिंदी में पर्दा बोल दिया, जिस पर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी होती है। काय की परत चढ़ी होती है भैया? जिंक सल्फाइड जो होती है एक प्रकाश संवेदी सतह है। प्रकाश संवेदी
सतह है। इस पर कभी भी जब अल्फा कण जाके टकराएगा या कोई भी चार्ज कण जाके टकराता है तो यहां पर क्या बनता है, स्पॉट बनता है। क्या बनता है, स्पॉट, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं, तो वहां पर आप जैसे ही स्पॉट चिट्ट से बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर कोई ना कोई कण टकराया। भाई कण तो दिखेगा नहीं बट स्पॉट तो दिखेगा ना, तो वहां पर आपको प्रतिदीप्ति दिखाई देगी। टकरा कर जिस जिंक सल्फाइड की परत चढ़ी होती है, अल्फा कण इस पर्दे से टकरा करके प्रस्फुरण, भैया टकराने के चमकने को हिंदी में बोलते हैं प्रस्फुरण। क्या बोलते हैं, प्रस्फुरण। क्या बोलते हैं, प्रस्फुरण। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है ना। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रस्फुरण उत्पन्न करते हैं। इस प्रस्फुरण को एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है और यहां पर एक रोटेटेबल सूक्ष्मदर्शी लगा होता है। देखने के लिए एक रोटेटेबल सूक्ष्मदर्शी लगा होता है, वो अध्ययन करता है कि कहां कहां पर जो है प्रस्फुरण उत्पन्न हो रहा है। आ गया समझ में। तो ये डायग्राम जल्दी से रफली आइडिया में बना लीजिए, हालांकि इस शीट में उपलब्ध है, आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है ना। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दीजिए और ऊपर जो मैंने लाइनें बोली हैं आपको, उन लाइनों को आपको लिखना है। सर यहाँ से जो अल्फा निकली है जी, इनमें प्रकाश नहीं है तब भी प्रतिदीप्त क्यों बनेगी? कहां पर अल्फा कण में प्रकाश नहीं, बट अल्फा कण एक चार्ज कण है ना, और चार्ज कण जा करके अगर टकराएगा स्क्रीन में तो प्रतिदीप्ति तो बनाएगा, क्योंकि वो चार्ज कण है। जाकर वहां पर जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जाके टकराएगा तो। हाँ ठीक है ना, अल्फा कण ऊर्जावान चार्ज कण है। चार्ज कण जा उसकी एनर्जी तो गोल्ड से टकराने में खत्म हो जाएगी। हाँ खत्म होगी, तभी तो वही एनर्जी दिखाई देगी हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। सर लाइट और हीट तो पीछे बन रही है ना गोल्ड पे। कहाँ, नहीं नहीं, गोल्ड के पीछे नहीं बन रही, स्क्रीन में बन रही है। हाँ, तो सर स्क्रीन तक तो एनर्जी जाएगी नहीं ना, पहले गोल्ड से टकराएगा। क्यों, अभी ऑब्जर्वेशन आएगा आपको, देखिएगा उसमें पता चल जाएगा कि कैसे कण जाएंगे। अभी तो हमने टकराने की बात करी है, अब इसके बाद क्या होता है वो देखिएगा। चलिए लिख लिया, अब लिखिए प्रेक्षण। अब लिखिए प्रेक्षण। भाई इन्होंने बात उठाई कि वो गोल्ड तक जाएगा ही नहीं, अब गोल्ड तक जाता है, बल्कि 99% पार्टिकल गोल्ड उसके उस पार जाते हैं, है ना। यही तो प्रेक्षण है, यही तो प्रेक्षण है ना। बहुत ही कम टकरा करके वापस आते हैं, बहुत ही कम टकरा करके वापस आते हैं। समझ गए ना। चलिए लिखिए, पहला प्रेक्षण क्या है, सुन लीजिए। अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। ये देखिए भाई साहब, अधिकांश जो अल्फा कण है वो पन्नी को, ये देखो, ये इतनी सी पार्ट पे एक्शन हुआ है, आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। इतनी सी पार्ट पे क्या हुआ है, एक्शन हुआ है, जो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अब मैं इस छोटे से पार्ट को जूम करके यहां पे बना रहा हूं। इस छोटे से पार्ट को जूम करके, मतलब जिस एटम के साथ, जिस परमाणु के साथ अपन ने एनकाउंटर किया है, अपन ने ऊपर वाले के साथ एनकाउंटर नहीं किया, नीचे वाले के साथ एनकाउंटर नहीं किया है, अपन ने इस बीच वाले को टारगेट किया है। पन्नी भले बड़ी है बट अपन ने टारगेट यहां पे किया, तो देखिए क्या हाल है। मान लो ये है संबंधित परमाणु, बोलिए हाँ, ये संबंधित परमाणु है, और ये संबंधित परमाणु का क्या है बेटा, नाभिक है। क्या है, नाभिक है। सुन रहे हैं, ये संबंधित परमाणु का नाभिक है। देखिए, तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, बहुत ज्यादा से विकिरण जो होते हैं अल्फा कण के, वो बिना डिस्टर्ब हुए कहां निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो पहला परीक्षण ये निकल करके आता है कि अधिकांशतः अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। आई बात समझ में ना। कुछ अल्फा कण थोड़े से कोणों पर विक्षेपित होते हैं, छोटे कोणों पर। कहां पे अल्फा कण विक्षेपित होता है, ये देख लीजिए, ये अल्फा कण है, जो जितना निकट आएंगे आप, तो अल्फा कण क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। इतना ऊपर थे कि यहां पर इसके नाभिक के प्लस का प्रभाव नहीं था, तो सीधे निकल गए। बट अब अगर आप पास में आएंगे तो नाभिक के प्लस का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये प्लस और ये प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो ये जो है ये ऐसा निकल जाएगा। इधर नीचे भी आप फेंकेंगे तो ये ऐसा निकल जाएगा। मतलब कुछ कण जो होंगे वो थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे, ये ऐसे विचलित हो जाएंगे। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन है, कुछ अल्फा कण छोटे से कोण से विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ अल्फा कण 1000 में से एक, 1000 में से एक। भाई साहब, कुछ अल्फा कण जो होते हैं 1000 में से एक हुआ करते हैं, वो 90 डिग्री से ज्यादा कोण पे वापस आ जाते हैं। 90 डिग्री क्या होता है, ये होता 90 डिग्री से ज्यादा, मतलब मुड़ करके ऐसे आ गए। तो 1000 में से एक कण होंगे, मतलब आप 10,000 कण फेंकोगे तो 10,000 में से आपको 10 मिलेंगे कम से कम, जो
90 डिग्री के अंश से ज्यादा मुड़ करके आ जाएंगे। आई बात समझ में ना। कुछ अल्फा कण होंगे लगभग 1000 में से एक जो मुड़ करके वापस आ जाएंगे, समझ गए ना। और बहुत ही कम 10 लाख में एक कण होता है जो उसी रास्ते में वापस चलते हुए वापस आ जाता है। बहुत ही कम 10 लाख में से एक कण होते हैं जो वापस चलते हुए। ये थे इस प्रेक्षण का रिजल्ट, समझ गए, सॉरी इस रिजल्ट के प्रेक्षण, इस एक्सपेरिमेंट का प्रेक्षण था, ये हम लोगों ने प्रेक्षित किया। ठीक है, अब इस प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकला है वो हमको बताना है। तो आपको करना क्या है, पहला डायग्राम ये रहेगा, दूसरा डायग्राम आपका ये वाला रहेगा, दूसरा डायग्राम आपको ये बनाना है, और इसके बाद अब आपको निष्कर्ष बताना है कि निष्कर्ष क्या निकला। आइए देखते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु से सीधे लाइनें निकल गई हैं। बोलिए। तो डाल्टन साहब की बात गलत साबित हो गई कि वहां पे उन्होंने कहा था कि ये एक समान रूप से भरा होता है, बट निष्कर्ष में निकल करके आया कि अधिकतम भाग क्या होता, खाली। तो पहला निष्कर्ष ये निकलेगा, चूंकि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। सुनते जाओ, लिख लेना आराम से। अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। इससे साबित होता है कि परमाणु का अधिकांशतः भाग क्या होता है, खोखला होता है या खाली होता है। दूसरा, चूंकि अल्फा कण प्रक्षेपित हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। इसका मतलब, और अल्फा कण के ऊपर कौन सा है, धनावेश है। इसका मतलब यह पता चल रहा है कि नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होता है, धनावेश, क्योंकि धन को मोड़ने के लिए कौन सा ताकत चाहिए, धन ही चाहिए है। यस, तो चूंकि धनावेशित अल्फा कण प्रक्षेपित होते हैं, अतः परमाणु के अंदर धनावेशित कण होना चाहिए। यस। तीसरा प्रेक्षण, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं और कुछ अल्फा कण वापस लौट आते हैं। मतलब पक्का बीच में बेहद मजबूत चीज है ना जी। यह तभी हो सकता है कि जब अंदर बीच में कोई कठोर पार्ट हो और संपूर्ण धनावेश कहां पर स्थित होगा, इसके कोर पे, नाभिक में। ठीक है ना। तो नाभिक की पहचान किसने कराई, रदरफोर्ड ने। इसलिए नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को। ठीक है ना। अतः संपूर्ण धनावेश एक ही स्थान पर केंद्रित होगा और इस स्थान को क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है ना। अब इस प्रयोग का महत्व, लास्ट लाइन, प्रयोग का महत्व क्या है। तो इस प्रयोग का महत्व है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से इस बात की जानकारी हुई कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक ही स्थान पर निहित होता है और इस स्थान को क्या बोलते हैं, नाभिक। क्लियर हो गया जी। तो ये है अर्नेस्ट रदरफोर्ड का प्रयोग। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो देखिए अल्फा कण का हमने रिलेशन निकाला, अल्फा कण का हमने प्रकोणन प्रयोग का निष्कर्ष निकाला। सबसे पहली बात निकाली कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला, खाली बोलिएगा, है ना। परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है खाली होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान संपूर्ण धनावेश इसके नाभिक पर या इसके केंद्रीय भाग पर निहित हुआ करता है। ठीक है ना। अब देखिए एक संबंध है जो कई बार पूछ लेता है कि अल्फा कणों, प्रकीर्णित कणों की संख्या, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या एवं प्रकीर्णन कोण। प्रकीर्णन कोण, प्रकीर्णन कोण क्या है भाई साहब, देखिए ये सीधा रास्ता था कणों का, बोलो हाँ, और ये कण यहां चले गए, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कोण। अब आप ये जान रहे हैं कि प्रकीर्णन कोण अगर ज्यादा होगा तो प्रकीर्णित कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी भाई, कम होगी ना। प्रकीर्णन कोण अगर ज्यादा होगा, कोण अगर बढ़ता जाएगा, कोण अगर बढ़ता जाएगा तो कणों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा कोण है कणों की संख्या उतनी क्या है, कम है। और आपने देखा है कि वापस लौट करके आने वाले 180 डिग्री पर आने वाले कण कितने हैं, 10 लाख में से एक, कितने हैं, 10। मतलब कोण जब सबसे ज्यादा है तो कणों की संख्या क्या है, सबसे कम है। तो एक आपको सूत्र याद करा रहा हूं, उस सूत्र पे कभी और क्वेश्चन आ जाता है ना। लिखिए प्रकीर्णन कोण थीटा, प्रकीर्णन कोण थीटा तथा प्रकीर्णन कोण थीटा तथा अल्फा कणों की संख्या n, प्रकीर्णन कोण थीटा तथा अल्फा कोण की संख्या n के मध्य संबंध, प्रकीर्णन कोण थीटा और अल्फा कणों की संख्या n, ये अल्फा कणों की संख्या है, के मध्य संबंध। आपको इनके मध्य हम बता रहे हैं कि संबंध क्या होता है,
प्रकीर्णन कोण थीटा एवं अल्फा कणों की संख्या के मध्य संबंध। याद रखिए n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2। बस इतना याद रखिए कि थीटा नीचे है तो n क्या है, ऊपर, क्योंकि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। बस इसको याद कर लीजिए, n प्रोपोर्शनल टू sin⁴ थीटा बाई 2। इसका कोई प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है और ना आपको इसका प्रूफ देखना है, याद करना है, बस यही रिलेशन है। हाँ वो छोड़ो सब, वो सब इतना बस याद कर लो, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बाई 2। हाँ हाँ, और क्या, कोई वैल्यू रहेगी या फिर एक रहेगा, कुछ तो होगा ही। बस ये सब कुछ नहीं दिया गया है, जितना दिया है वो मैंने बता दिया आपको, इसको ही आपको देखना है। इस पर डायरेक्ट आएगा टिक करने को कि क्या होगा, है ना। प्रकीर्णित कणों की संख्या समानुपाते बन के आएगा तो उसको टिक कर दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, सही जोड़ी मिलाओ करके या खाली स्थान के फॉर्म में आएगा उसको टिक कर दीजिएगा। अब लिखिए संघट्ट प्राचल। संघट्ट प्राचल, संघट्ट प्राचल, हाँ संघट्ट प्राचल इंग्लिश में बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है ना। इसका सूत्र मैं आपको बता दूंगा अभी इसका डेफिनेशन समझिए, संघट्ट प्राचल क्या है। बेटा ये परमाणु है और ये इसके अंदर क्या बैठा हुआ है, नाभिक। ये नाभिक की सीधी रेखा है, बोलिए यस और नो। और ये जो ऊपर है, ये ऊपर से एक कण जा रहा, अल्फा कण। अल्फा कण का ये कौन सा सदिश है, वेग सदिश। कौन सा सदिश है, वेग सदिश। यहां से लेकर के इसके बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं संघट्ट प्राचल। वेग सदिश और ये जो मध्य की रेखा है इसके बीच का जो गैप होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संघट्ट प्राचल, ठीक है ना। अब देखिए आप एक चीज समझिए, मैं संघट्ट प्राचल कम कर दूं, क्या कर दूं, संघट्ट प्राचल कम। देखो इधर से मैं भेजूंगा, मेरा वेग सदिश ये है, बिल्कुल सही, बस यही सुनना था। अगर संघट्ट प्राचल कम होगा तो थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर संघट्ट प्राचल ज्यादा होगा, ये देखिए गैप ज्यादा है, तो थीटा क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ गए ना, कम मुड़ेगी। तो लिखिए संघट्ट प्राचल की परिभाषा। ये जो दूरी बन रही है, ये जो दूरी बन रही है यहां से, ये किसकी दूरी बन रही है, नाभिक के केंद्र से दूरी बन रही कि नहीं बन रही है, नाभिक के केंद्र से ही दूरी बन रही है एक तरीके की। लिखिए जब अल्फा कण, हाँ सर नाभिक के केंद्र से वहां पर ज्यादा हो जाएगा, वहां पर ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल बात सही है। तो एक काम कर लीजिए, इसका कुछ नाम ले लीजिए, इसको ले लीजिए केंद्रीय अक्ष। क्या ले लीजिए, केंद्रीय अक्ष। लिखिए जब अल्फा कण परमाणु से बहुत अधिक दूरी पर होता है, मतलब यहां पर जब अल्फा कण परमाणु से बहुत अधिक दूरी पर होता है तो नाभिक के केंद्रीय अक्ष से, तो नाभिक के केंद्रीय अक्ष से नाभिक के केंद्रीय अक्ष से वेग सदिश के बीच की लंबवत दूरी को, वेग सदिश के बीच की लंबवत दूरी को अल्फा कण का संघट्ट प्राचल कहते हैं। अल्फा कण का संघट्ट प्राचल कहते हैं। तो ये जो दूरी होती है बच्चों, इस दूरी को अल्फा कण का संघट्ट प्राचल कहते हैं। और अभी अभी जानकार महोदय ने बताया कि संघट्ट प्राचल जितना ज्यादा होगा प्रकीर्णन कोण उतना क्या होगा, कम होगा। संघट्ट प्राचल कहते हैं, ठीक है ना। और लिखिए संघट्ट प्राचल जितना ज्यादा होगा संघट्ट प्राचल जितना ज्यादा होगा
प्रकीर्णन कोण उतना क्या होगा भाई, कम होगा। प्रकीर्णन कोण उतना कम होगा। संघट्ट प्राचल जितना ज्यादा होगा प्रकीर्णन कोण उतना कम होगा। चलिए अगला डेरिवेशन लिखिए। न्यूनतम पहुंच की दूरी, संघट्ट प्राचल का डायग्राम बना लिया था ना, बना लिया था। ये देखिए, ये अपना परमाणु है, ये नाभिक है, ठीक है ना, ये नाभिक है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं संघट्ट प्राचल। ये कौन सा सदिश है, वेग सदिश है। कौन सा सदिश है ये, वेग सदिश। जो भागने का सदिश होता है उसको वेग सदिश बोल देते हैं ना। बी से, बी, संघट्ट प्राचल को बी से डिनोट करते हैं बच्चों, थीटा। हाँ, अगर बी का मान कम होगा तो थीटा का मान ज्यादा होगा। जितनी गैप कम होगी थीटा उतना ज्यादा होगा, जितना गैप बढ़ेगा थीटा उतना कम होगा, उतना घटेगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए वीडियो से कंप्लीट कर लीजिएगा चैप्टर क्लास एक बार अच्छे से आज की। लिखिए अब अगला, अगला टॉपिक क्या डालेंगे। अगला टॉपिक है न्यूनतम पहुंच की दूरी। हेडिंग डालिए न्यूनतम पहुंच की दूरी। न्यूनतम पहुंच की दूरी, थीटा को विचलन कोण, प्रकीर्णन कोण, विचलन कोण नहीं, प्रकीर्णन कोण। न्यूनतम पहुंच की दूरी, आइए देखते हैं भाई कि नाभिक के कितना समीप पहुंच पाता है अल्फा कण, इस बात को बोलेंगे विचलन कोण की, सॉरी न्यूनतम पहुंच की दूरी, ठीक है ना। देखिए, कोई अल्फा कण आपने नाभिक की दिशा में फेंका है, बोलिए कोई अल्फा कण आपने नाभिक की दिशा में फेंका है। तो जब आप नाभिक की दिशा में फेंकेंगे अल्फा कण को, तो जब यहां से अल्फा कण चलेगा तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, इसके पास अगर v वेग से आपने इसको यहां से दागा है गन से अल्फा कण को, तो इसके पास इसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। अल्फा कण के पास कितना चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, धनात्मक 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अल्फा कण एक धनावेशित चार्ज है। होता है कि नहीं होता है, अभी मैंने बताया था 2+ होते हैं इसके सेंटर में अल्फा कण के। और ये कोई भी नाभिक है, कोई भी नाभिक है, सुन रहे हैं जी, कोई भी नाभिक है। हम किसी भी नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या लेते हैं, जेड। क्या लेते हैं, जेड। तो उसका परमाणु क्रमांक जेड है, मतलब जेड इलेक्ट्रॉन होंगे और जेड प्रोटॉन होंगे। तो यहां पर कितने धनावेश बैठे होंगे, जेड। तो जेड इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश का आवेश और ऋणावेश का आवेश दोनों बराबर होते हैं, 1.6 × 10⁻19। फर्क केवल किसका होता, प्लस का या माइनस का। अब मान लीजिए अगर परमाणु क्रमांक 2 है तो भैया 2 प्रोटॉन, 3 है तो 3 प्रोटॉन, 4 है तो 4 है प्रोटॉन, 56 है तो कितने प्रोटॉन, तो जेड है तो कितने प्रोटॉन, और 1 प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, जेड ई। चलिए जी, यहां से दागा अपन ने इसको, ये चलेगा यहां से हाफ mv² गतिज ऊर्जा को लेके। जैसे यहां पर आएगा इनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो एक समय पर जा करके ये रुक जाएगा, एक समय पर जा करके क्या हो जाएगा बेटा, रुक जाएगा। रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा। अधिकतम क्या होता है भाई, लौट करके वापस आ जाता है, फोड़ के तो नहीं चला जाता है, बीच में से लौटे के वापस आता है। तो एक समय जा करके रुक जाएगा और फिर उसके बाद वापस आने की क्या कर लेगा, तैयारी कर लेगा। तो भैया इस समय जब ये जा करके, जिस समय ये रुकता है, जिस समय जा करके रुकता है, क्यों रुक गया, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी खत्म हो गई। गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी, और गतिज ऊर्जा बदल चुकी है पूरी किस में, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, कौन सी स्थिति है, प्रतिकर्षण की स्थिति है। कौन सी स्थिति है, प्रतिकर्षण की स्थिति है। बिल्कुल वही स्टाइल है कि एक स्प्रिंग लगी है, यहां से एक बहुत जोर से कार आई है, कार ने स्प्रिंग को दबाया 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 और कार जाके क्या हो गई, रुक गई। तो कार तो रुक गई, कार ने तो अपनी गतिज ऊर्जा समाप्त कर दी, मगर स्प्रिंग ने कौन सी ऊर्जा प्राप्त कर ली, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा, इसको पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल चुकी है। कौन सी वाली स्थितिज ऊर्जा, यहां पर भी आवेश बैठा हुआ है, कौन सा, +2e।
यहां पे भी आवेश बैठा हुआ प्लस जेडी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी कहलाती है R0। क्या कहलाती है? जिसको मैंने इंग्लिश में बोला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम पहुंच की दूरी। ये दूरी है। आइए अब इस दूरी को निकालना है। तो क्या हो रहा है? केवल ऊर्जा का कन्वर्जन हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है? कन्वर्जन। समझ गए ना? तो निकटस्थ बिंदु पर, निकटतम पहुंच यानी निकटस्थ बिंदु पर पूर्ण गतिज ऊर्जा शून्य तो नहीं हुई है, बदल गई। शून्य तो हो गई, गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई? स्थितिज में। किसमें बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में बदल गई कि नहीं बदली? गतिज ऊर्जा बराबर क्या? स्थितिज ऊर्जा। हाँ बोलो भाई। सर ऐसा संभव है कि पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज, कुछ और भी तो पास होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल गतिज, सब सारा प्रयोग वैक्यूम में हो रहा है। पूरी गतिज ऊर्जा किसमें बदल चुकी है? स्थितिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखिए भैया 1/2। हाँ है ना? द्रव्यमान कितना? m v का स्क्वायर। v मतलब वेग है, v मतलब वेग है, इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा, इक्वल टू स्थितिज। इसको काइनेटिक एनर्जी भी लिख लो भाई साहब, कुछ लोग के भी लिख लेते हैं। इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा। आप सबको पता है स्थितिज ऊर्जा मैंने पढ़ाई थी विद्युत क्षेत्र में, क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना? R। ये होता है फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। याद आया? Q1 Q2 अपॉन R आता कहां से है? याद करो, ऊर्जा बराबर V इंटू कितना? Q। V विभव में मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q0, हाँ है ना? ये बब्बर शेर का विभव है ये है, और इस पे क्या रखा है? Q0। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा बनेगी नहीं बनेगी? यस। इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो स्थितिज ऊर्जा बनती थी V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन, और साथ में कितना? Q0। दिख गया डेरिवेशन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, तो बस तो वही तो R स्क्वायर नहीं R। तो यहाँ पे बस रख दीजिए, वहाँ पे Q1 की जगह 2 ही है, वहाँ कौन है? जेडी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की जगह कौन है बेटा? 2E। Q2 की जगह कौन है? जेडी अपॉन कितना? R0 अपॉन कितना हो गया? R0 को ऊपर ले आइए, डेरिवेशन तैयार हो गया है। R0 ऊपर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा? 2E है, जेडी है, अपॉन अपॉन हो गया R0 ऊपर आ गया, तो हाफ mv स्क्वायर। बोलो क्लियर? हाफ mv स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूनतम पहुंच की दूरी। इसको कई फॉर्मूले में आपको डायरेक्टली यहां पर k भी रखा मिल जाएगा। क्या रखा मिल जाएगा? k मतलब काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। तो R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना हो गया? 2E, और कितना क्या हो गया? जेडी, और अपॉन कितना? k। क्या हो गया? k। समझ गया ना? इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये हो गया कितना? 2ZE स्क्वायर, 2ZE स्क्वायर, 2ZE स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 2ZE स्क्वायर अपॉन k हो जाएगा आपका जैसा नाभिक। अब आप कहेंगे सर हमें हाइड्रोजन लेना है। क्या लेना है भैया? हाइड्रोजन। क्या लेना है? तो आपको सबको पता हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1। तो Z की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? तो हाइड्रोजन नाभिक के लिए लिखना पड़ेगा H नाभिक के लिए, हाइड्रोजन नाभिक के लिए R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Z की वैल्यू कितनी डाल दी? 1। तो कितना हो गया? 2E स्क्वायर अपॉन कितना? k। तो ये बन गया पूरा का पूरा डेरिवेशन। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, न्यूनतम पहुंच की दूरी। इतनी दूरी तक पहुंच करके अल्फा कण आपका रुक जाएगा। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको, इतनी दूरी पहुंच के अल्फा कण आपका रुक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है? जब आप अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग करते हैं तो स्वर्ण पत्र ही। छोटी सी बात अभी मैंने बताई थी कि एक तो अल्फा कण जो होता है बहुत ज्यादा आघातवर्धनीय होता है। क्या होता है भाई साहब? हाँ, आघातवर्धनीय होता है। तो 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर की इसकी परत बना लेते हैं, इतनी पतली। इसको कूट कूट करके इतना पतला बना लेते हैं, आघातवर्धनीय ये हुआ करता है। दूसरी चीज, जो सोना है, जो गोल्ड है, वो भारी मेटल में आता है। किस में आता है? भारी मेटल, मतलब इसका परमाणु भार बहुत ज्यादा है। इसका परमाणु भार क्या है? ज्यादा है। तो देखिए इसका आंसर मैं पढ़ देता हूं, बुक में लिखा है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए उपयुक्त प्रयुक्त पत्र एकदम पतला होना चाहिए। सही बात है जी, ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। मतलब ऐसा इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि पहले एक टक्कर हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरा अणु मिल गया। लगभग लगभग एक ही टक्कर हो।
है ना, पतला होना चाहिए ताकि अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो। इसके लिए इसके साथ साथ पत्र के नाभिक को भारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारी होना चाहिए। पता चले ये नहीं कि उस पर जाकर के अटैक करा और नाभिक हिल गया, ठीक है ना, भारी होना चाहिए, तब रिजल्ट अपने सामने सही आएंगे, ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्या हो? अधिक से अधिक हो। और सोने में ये दोनों गुण हुआ करते हैं, इसलिए हम प्रकीर्णन के लिए कौन सा पत्र इस्तेमाल करते हैं? स्वर्ण पत्र। ठीक है जी, तो बस ये एक छोटा सा इसका आंसर है कि स्वर्ण पत्र का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अब इसके बाद आता है कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। लिखिए, हेडिंग डालिए, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो आपने देखा कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। आपने देखा कि रदरफोर्ड ने बताया कि बीच में नाभिक है। बीच में क्या है भाई साहब? नाभिक, जिस पे इसका संपूर्ण द्रव्यमान निर्भर किया करता है। नाभिक में पूरा पूरा धनावेश से मिलकर के बना हुआ है। और रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये 2, 8, 18 वो बाद में सब आ चुका, ठीक है ना, ऐसे चक्कर लगाते हैं बाहर। अब देखिए रदरफोर्ड का यहाँ से ये मॉडल फेल कैसे होता है। बोले कि बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब मुझे बताइए, चक्कर लगाना मतलब वृत्तीय गति, चक्कर लगाना मतलब वृत्तीय गति एक कैसी गति है? वृत्तीय गति एक समान गति कहलाती है कि त्वरित गति कहलाती है? त्वरित गति है। वृत्तीय गति कैसी गति है? भले ही एक समान है मगर त्वरित है। कारण, क्योंकि वेग की दिशा किस समय यहाँ पे है, तो वेग की दिशा फिर कहाँ पे है? यहाँ पे है। मतलब वेग की दिशा लगातार क्या होती जाती? बदलती जाती है। एक समान त्वरित गति है, बिल्कुल सही है। एक समान कैसी गति? त्वरित गति है। त्वरित गति है मतलब इसमें क्या काम करेगा? त्वरण। क्या काम करेगा? त्वरण। भैया कौन सा काम करता है त्वरण? अभिकेंद्र त्वरण mv²/r, है ना, त्वरण। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण है। कैसा कण है? हाँ, आ गई मैक्सवेल की याद। मैक्सवेल तब तक आ चुके थे और मैक्सवेल की 18वीं शताब्दी की खोज का यहाँ पे हवाला दिया जाता है कि मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार अगर कोई त्वरित कण मतलब डांस करता हुआ कण जो कि आवेशित हो, कैसा हो? आवेशित हो। मैंने बताया है आवेश रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र। आवेश अगर सरल रेखा में चल रहा है तो भैया क्या? एक समान वेग से चल रहा है तो क्या? चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश डांस कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगे। याद आया? जब त्वरण 0 होता है तो भैया विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। वही तो है। अब फिलहाल त्वरण 0 नहीं है, त्वरण 0 नहीं है तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय करेगा कि नहीं करेगा? तो यस भाई, आवेश है यहाँ पे, वृत्ताकार गति कर रहा है। वृत्ताकार गति कौन सी गति है? त्वरित गति है। और जब भी त्वरित मतलब मैं अपनी भाषा में बोलता हूं डांस करना। त्वरित मतलब डांस करना। डांस करने में इंसान बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता, उल्टा पुल्टा घूमता, हाँ है ना। तो त्वरित गति मतलब डांस करना। तो डांस करने में त्वरण होगा और त्वरित गति में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ में आ गया जी? हाँ। अब आप बोलोगे वो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तीनों चीज उत्पन्न होती हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ गया? वो जो आपको दिखता पदार्थों का अनुचुंबकीय व्यवहार, प्रतिचुंबकीय व्यवहार, ये वही है चुंबकीय क्षेत्र दिखता है। ये उसी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से मिलता है क्या? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अलग करो उस बात को। अपन आते हैं मेनली विद्युत चुंबकीय तरंगों में। मतलब आवेश गति करता हुआ गतिमान आवेश, अब मैं सबसे बाहरी कक्षा में मान लो इलेक्ट्रॉन ये बैठा, इसको ले लेता हूं। अगर ये गतिमान कर रहा है तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ऊर्जा का स्वरूप है। क्या है? तरंग ऊर्जा के वहन का तरीका ही तो है। मतलब जब तरंग उत्पन्न हुई है मतलब ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और ऊर्जा क्या करेगा? ये रेडिएट करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा। इस तरीके से अगर ये ऊर्जा समाप्त करता जाएगा, ऊर्जा खत्म करता जाएगा, तो एक दिन ये आ करके गोल गोल अपनी त्रिज्या कम करते हुए जिस दिन इसकी ऊर्जा समाप्त होगी कहां पे गिर जाएगा? नाभिक पे। कहां पे गिर जाएगा? नाभिक पे। समझ में आ गया? इस चीज का कोई जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए कि बताइए भाई साहब कि जो मैक्सवेल की थ्योरी है, मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये नाभिक पे गिर जाएगा, है ना। तो बताइए कि ये नाभिक पे क्यों नहीं गिर रहा है? नाभिक पे क्यों नहीं गिर रहा है? दूसरी बात,
दूसरी बात स्पेक्ट्रम, दूसरी बात कौन सा, जब स्पेक्ट्रम निकाला गया इस मॉडल का, नाभिक का और परमाणु का, जब स्पेक्ट्रम देखा गया, क्या देखा गया, स्पेक्ट्रम देखा गया। परमाणु का जब स्पेक्ट्रम देखा गया तो मालूम क्या मिला, तो आपको मिला बैंड स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम, हाँ बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है निश्चित आवृत्ति का स्पेक्ट्रम। कौन सा आवृत्ति का, निश्चित आवृत्ति का स्पेक्ट्रम। मगर रदरफोर्ड साहब क्या कह रहे हैं, रदरफोर्ड साहब के हिसाब से, रदरफोर्ड साहब के हिसाब से अगर पहले परमाणु बाहर था, बोलो हाँ, तो चक्कर काटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे अंदर आएगा तो जल्दी जल्दी चक्कर काटना शुरू हो जाएगा, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और अंदर आएगा तो त्रिज्या और छोटी हुई तो आवृत्ति बढ़ती जाएगी, और जब बीच में आएगा तो आवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ये बैंड स्पेक्ट्रम मतलब बिल्कुल फिक्स फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम मिल रहे थे। जैसे मान लो 2000 हर्ट्ज का मिल रहा है तो 2000 का ही मिल रहा है। मगर रदरफोर्ड के हिसाब से पहले 2000 होगा, फिर 3000 होगा, फिर 4000 होगा, फिर 5000 होगा, फिर 6000 होगा। ऐसे स्पेक्ट्रम को जिसमें सारी फ्रीक्वेंसी भरी हुई हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो रदरफोर्ड ने कहा भैया सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, मगर जब देखा गया तो कौन सा स्पेक्ट्रम मिला, बैंड स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम मिला, बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये तो खैर दूसरी बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहली बात मैंने बताई कि रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो होते हैं ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और जब ये फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे तो लगातार तरंगों के रूप से ऊर्जा को मुक्त करेंगे, और ऊर्जा मुक्त करते करते एक दिन ऐसा आना चाहिए कि ये नाभिक पे गिर जाना चाहिए, और परमाणु का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन परमाणु समाप्त हो जाएगा उस दिन दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दुनिया में सब कुछ किससे मिलके बना है, परमाणु से मिलके बना है। समझ में आया। तो इस चीज का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए, और रदरफोर्ड का ये मॉडल जो है फेल हो गया। रदरफोर्ड का ये मॉडल फेल हो गया। नील्स बोर आते हैं, नील्स बोर ने इसकी सफलतम व्याख्या करी, नील्स बोर ने इसकी बेहतरीन वाली व्याख्या करी और बताया कि रदरफोर्ड साहब आप जो कह रहे हैं कि परमाणु जो है लगातार ऊर्जा रेडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन जो है लगातार ऊर्जा रेडिएट करता है, और ये हर प्रकार की त्रिज्याओं में घूमता है, हर प्रकार की त्रिज्याओं में घूमता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं घूमता है। ये कुछ निश्चित त्रिज्याओं में घूमता है। जैसे आप कुछ निश्चित रिश्तेदारों के घर जाना पसंद करते होंगे, आप अपने जितने भी कम्युनिटी वाले हैं सबके यहाँ नहीं जाते होंगे, आप कुछ निश्चित लोगों के यहाँ ही घर जाना पसंद करते होंगे, है ना। तो उन कक्षाओं को जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमना पसंद करता है, उन कक्षाओं को बोला गया स्थायी कक्षा। क्या बोला गया, स्थायी कक्षा। उनके लिए इलेक्ट्रॉन की शर्त है, जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी शर्त है। जैसे आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो आपको उनके घर जाना है, तो आपकी शर्त है कि नाश्ता बेहतरीन वाला होना चाहिए, तभी हम जाएंगे। हम उनके यहाँ ही जाएंगे जो कम से कम अच्छा नाश्ता करवाते हों। या आपने अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, नहीं तो तुम हमें कितना लालच दे दो हम जाने वाले नहीं हैं। चाहे कितने भी रिश्तेदार हों, 5 चाचा हैं, 10 चाचा हैं, तो आपने 2 चाचा पसंद कर रखे हैं कि वे थोड़े दिलेर हैं, उनके यहाँ जाओ, बाकी के यहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन ने भी तय कर रखा है कि मैं उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करूंगा, उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करूंगा। इलेक्ट्रॉन ने क्या क्राइटेरिया बनाया है कि मैं केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करूंगा जिनमें मेरा एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग, कोणीय, ये इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया है, नील्स बोर ने बताया था। इलेक्ट्रॉन ने कहा कि मैं उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण करूंगा जिसमें मेरा कोणीय संवेग h/2 पाई का, किसका भैया, अब ये भी नियतांक है, ये भी नियतांक है, दोनों नियतांक बड़े नियतांक कुछ आता होगा। h/2 पाई का पूर्ण गुणज है। कौन सा गुणज है, पूर्ण गुणज है। समझ में आ रहे हो, पूर्ण गुणज है। क्लियर हुआ। हाँ, मतलब देख लीजिए, मतलब यदि किसी इलेक्ट्रॉन का संवेग आ गया L बराबर h/2 पाई, h/2 पाई, तो दिख रहा है n की वैल्यू 1 दिख रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगाएगा, इसमें चक्कर लगाएगा। मान लो किसी में L की वैल्यू h/2 पाई का जस्ट 2 गुना आ गई। कितने गुना आ गई, 2 गुना। तो कौन से कहां चक्कर लगाएगा, 2 वाले में। अगर h/2 पाई का 3 गुना आ गई, कितने गुना, 3 गुना, किसकी वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाएगा, तीसरे में। समझ में आया कि नहीं आया।
तो ये क्यों नहीं आया भाई? इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन ने कहा है, इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण सिद्धांत, बोहर का क्वांटीकरण सिद्धांत कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज में अगर 1 आएगा तो पहली कक्षा में चक्कर लगाएगा, 2 आएगा तो दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा, 3 आएगा तो तीसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा। कुछ ऐसा समझो। तुमने तय कर लिया तुमने तय कर लिया कि मैं उन्हीं रिश्तेदारों के यहां जाऊंगा जो मुझे 100 रुपए के गुणज के रूप में उपहार देंगे। समझ गए ना? कितने के? 100 रुपए के गुणज के रूप में उपहार देंगे। अगर तुमको वो 101 रुपए भी दे रहे हैं तो नहीं जाओगे, तुम्हें 100 का गुणज ही चाहिए है। या तो वो 100 देंगे या तो वो क्या देंगे, 200। अगर कोई 100 देने वाला है तो 100 का पहला गुणज आए ना, तो मतलब तुम रिश्तेदार नंबर 1 के यहां जाओगे। अगर कोई 200 देने वाला है तो 100 गुणे कितना आया, 2, तो तुम दूसरी कॉलोनी वाले के यहां जाओगे। अगर कोई 100 गुणे 3 दे रहा है तो तुम किसके यहां जाओगे, तीसरी कॉलोनी के यहां। अगर कोई 150 दे रहा है तो तुम नहीं जाओगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ने तय किया है कि मैं उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाऊंगा जिनमें मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, वो h/2 का कितना गुणज है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज समझ गए ना? तो ये यहां पर महसूस हो रहा है कि मोमेंटम की पैकेट फॉर्म में रिक्वायरमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? या तो h/2 दे दो, या 2h/2 दे दो, या 3h/2 दे दो, या 4 बीडी मोमेंटम दे दो, 5 बीडी मोमेंटम दे दो, एक कट्टा मोमेंटम दे दो, 1.5 बीडी नहीं चलेंगी। समझ में आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मोमेंटम का क्या करना, क्वांटीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं बोहर का क्वांटम सिद्धांत। क्या बोलते हैं? बोहर का क्वांटम सिद्धांत। आइए तो पढ़ लेते हैं भैया नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर का जो मॉडल था, नील्स बोर के बारे में, चलिए लिखिए लिखिए बोहर के, अगला क्वेश्चन लिखिए, बोहर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहित लिखिए। बोहर के परमाणु मॉडल की अभिग्रहित लिखिए। अभिग्रहित मतलब पूरी अवधारणाएं, किसी भी चीज की पूरे के पूरे मॉडल के रूल्स। जो मॉडल के 4-5 उसने पॉइंट बताए, वो पॉइंट क्या थे? बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। ठीक है, बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। तो भाई रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जहां मन हो घूमता है, उसकी कोई फिक्स कक्षा नहीं होती है, पूरे में चक्कर लगाता। मतलब उसने इनफाइनाइट, अनंत वाले उसने कक्षाएं बना दी। किसने? रदरफोर्ड ने। नील बोर ने कहा नहीं, सब में चक्कर नहीं लगाता, स्थायी कक्षाएं होती हैं। कौन सी कक्षाएं होती हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, फिक्स कक्षाएं होती हैं, सब में चक्कर नहीं लगाएगा। और जिन कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है उनके लिए एक शर्त है कि जो उसका जो संपूर्ण एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग होगा, वो इसका पैकेट होगा। h/2 का क्या होगा? पैकेट। 1 पैकेट या 2 पैकेट या 3 पैकेट। काय का पैकेट? h/2 का। तो यहां पर किसको क्वांटीकृत किया? कोणीय संवेग को, h/2 को क्वांटीकृत किया। चलिए लिखे, बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। अभिग्रहित मतलब उसके नियम, ठीक है ना? बोहर बोलते हैं, बोर्स कुछ लोग हिंदी में बोहर बोर्स दोनों बोलते हैं। जो लिखना हो लिख लो। कुछ पेपर्स में आपको बोहर दिख जाएगा, कुछ पेपर में आपको बोर दिख जाएगा। ठीक है, नाम था उनका नील्स बोर। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित, भैया कुछ प्रमुख अभिग्रहित है, मैं आपको उनका सुना रहा हूं, बाद में आप लिख लीजिएगा शीट से। पहला, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। वही रदरफोर्ड वाला छाप दिया इन्होंने। पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के धनावेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जी हां, इन्होंने कहा कि जो धनावेश होते हैं उसके चारों तरफ क्या काटते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए इनकी टाई कौन पकड़ेगा? घुमाने के लिए नाभिक। कौन पकड़ेगा? नाभिक। किस बल से टाई पकड़ेगा? अभिकेंद्रीय बल तो बनेगा, मगर कौन सा बल अभिकेंद्रीय बल बनेगा? आकर्षण वाला, वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये प्लस और ये माइनस, तो कौन सा बल जनरेट हो गया?
स्थिर वैद्युत आकर्षण, और इसी आकर्षण बल का नाम क्या दे देगा, अभिकेंद्र बल। क्या नाम दे देगा, समझ में आया ना। तो यही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल क्या बन जाएगा, अभिकेंद्र बल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अभी सुन लो ध्यान से, यही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अभिकेंद्र बल बन जाएगा। बल्कि कहीं लिखना हो तो लिख लो कि आगे आकर के F इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इक्वल टू FC, सी मतलब सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल। ये बाद में अभी काम में आएगा, जब हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे, सब काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन का वेग, मतलब कितनी दूर पे गति कर रहा है और कितनी जोर से गति कर रहा है, दोनों निकालूंगा, है ना। कूलाम का नियम, बिल्कुल यही है, वही। स्थिर वैद्युत बल कौन सा नियम देता है, कूलाम का नियम। FC सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल mv²/r, mv²/r। हाँ, अभिकेंद्र बल mv²/r। ठीक है जी, ये हो गई पहली बात। ये कौन सी बात हो गई, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या करी दूसरी बात हो गई, तीसरी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जितनी कक्षाएं होती हैं सब में नहीं घुस जाते कि जो ही रेडियस हो उसी को पकड़ लिया। कुछ ही रेडियस में चक्कर लगाते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन विशिष्ट कक्षाओं को क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बड़ा अच्छा नाम है इनका, स्टेशनरी सेल्स। हाँ, और इनको हिंदी में बोलते हैं स्थायी कक्षाओं में ये चक्कर लगाते हैं। समझ में आया। अब ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट आता है, भाई साहब स्थायी कक्षाएं क्या होती है, उसकी परिभाषा दे दी। स्थायी कक्षाएं वो कक्षाएं होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। समझ में आया। हाँ, पूर्ण गुणज में प्लस माइनस दोनों। देखो बेटा, अब यहां पर जो कोणीय संवेग आता है, कोणीय संवेग केवल धनात्मक ले लो। अब यहां हाँ प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। माइनस लेने का यहां पे कोई वो ही नहीं है, चांस नहीं है, इसलिए तो क्या लिखेंगे भैया, स्थाई। हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट लिख लो। हाँ हाँ, धनात्मक पूर्णांक, वही धनात्मक पूर्णांक लेना है। लिखिए लिखिए, प्राकृत संख्या कह लो या धनात्मक पूर्णांक कह लो। लिखिए, स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं, स्थायी कक्षाएं, हाँ चौथा मतलब जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो बता दूं। स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिनमें जिनमें किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, h/2π का क्या मिलेगा, पूर्ण गुणज। तो मतलब आप क्या कहेंगे कि कोणीय संवेग जो होना चाहिए वो h/2π का, अगर यहां पे 1 आएगा तो पहली कक्षा में घूमेगा, 2 आएगा तो दूसरी कक्षा में घूमेगा, 3 आएगा तो तीसरी कक्षा में घूमेगा, और n आएगा तो कौन सी कक्षा में घूमेगा, nवीं कक्षा में। l की वैल्यू बच्चों याद कर लो, फिजिक्स में पढ़ाया मैंने, mvr कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है mvr। कैसे आता है कोणीय संवेग, कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे त्रिज्या। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे त्रिज्या। तो p का मान कितना होता है, mv, और ये कितना हो गया, r। तो mvr बराबर nh अपॉन कितना, 2π। बोलो ठीक है। हाँ, nh/2π। अब कोई बोले कि कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है तो उसके n की जगह 1 रख देना, तो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 डा। ठीक है, तो n को क्या बोलते हैं भाई साहब, कौन सी और शेल में है, कौन सी शेल में है, किस ऑर्बिट में है। पिछले साल आपने पढ़ा होगा किस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, इसको पहचानने वाली क्वांटम संख्या को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। याद आया,
4 क्वांटम नंबर आपने पढ़े थे ना, तो यही पहला वाला क्या था, मुख्य क्वांटम नंबर। तो लिख लीजिए यहाँ पे n मुख्य क्वांटम संख्या भी कही जा सकती है, चाहे आप इसे कोश का नाम कह लीजिए, शेल कह लीजिए, नंबर ऑफ शेल कह लीजिए, n को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, 5वीं लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने रदरफोर्ड की तोड़ निकाल दी। भाई रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हर संभव कक्षा में घूमते हैं और हमेशा एनर्जी रेडिएट करते हैं। बोर साहब ने कहा ना, ऐसा नहीं है, ये तभी ऊर्जा रेडिएट करते हैं जब या तो ये अपर से लोअर में जाते हैं, और ये तभी ऊर्जा लेते हैं जब ये लोअर से, मतलब जब ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में आएंगे तो ये ऊर्जा छोड़ेंगे। क्या करेंगे, ऊर्जा छोड़ेंगे। बोलो जी हाँ। जब ऊपर से नीचे गिरोगे तो ऊर्जा क्या करोगे, छोड़ोगे। तो ये देखिए, जब ये ऊपर से नीचे गिरे, हाई से लोअर गए, तो ऊर्जा क्या करी इन्होंने, मुक्त करी। क्या करी, ऊर्जा मुक्त करी। किस रूप में ऊर्जा मुक्त करेंगे, विकिरण के रूप में। किस रूप में, और विकिरण की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू। जब नीचे आएंगे ऊर्जा बढ़ती जाएगी ना, तो नहीं, घटेगी ना। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊर्जा घटेगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे, रुको रुको रुको, हाँ। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला शेल कौन सा होगा, बाहर वाला कि अंदर वाला? ये किसने कह दिया भाई? हाईएस्ट एनर्जी वाला सेल कौन सा होता है, तभी तो उसका मुक्त इलेक्ट्रॉन वहीं बैठता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ होती है, बाहर, और सबसे कम ऊर्जा कहाँ होती है, अंदर। बाहर कम ऊर्जा होती है ना, तब तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। नहीं बेटा, बाहर ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए भयंकर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है और शेल को छोड़ करके बाहर आ जाता है। रुक जाइए, सुनिए अब, चलिए सुनिएगा आप। विभव, सुनो, ये धनावेश है, विभव 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 विभव, समझ में आया? आपको पता होगा कि अनंत पर विभव क्या हुआ करता है, जीरो। अनंत पर विभव जीरो हुआ करता है, ठीक है ना। और सैटेलाइट में भी, सैटेलाइट की बंधन ऊर्जा ऋणात्मक होती थी, याद आया पिछले साल? जितना आप पास में आते थे बंधे रहते थे, हाँ या ना, सैटेलाइट। और सैटेलाइट को मुक्त करने के लिए जब मुक्त करते थे तो ऊर्जा कितनी हो जाती थी, जीरो। कितनी हो जाती थी, जीरो। तो अनंत पर ऊर्जा कितनी ली जाती है, जीरो। क्लियर हुआ? तो ये सब बंधे हुए हैं ना, तो सबसे जोर का कौन बंधा हुआ है, ये। तो इसकी ऊर्जा सबसे कम, इसकी ऊर्जा उससे भी ज्यादा, और इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा। समझ में आया? एक बार फिर से बता दूं भाई, अब लॉजिकल सी चीज है कि आपके पास 2 शेल्स हैं, 2 आपके पास कोश बने हुए हैं, 2-3 कोश हैं, इनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ की होगी, बाहर वाले की कि अंदर वाले की? बस हो गया। हाँ, वो सूत्र अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं उस सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर की ऊर्जा सबसे ज्यादा हुआ करती है, अंदर की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है ना। मैं कुल ऊर्जा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, कुल ऊर्जा की बात कर रहा हूं। बाहर की ऊर्जा ज्यादा होती है क्योंकि आकर्षण कम हुआ करता है, अंदर की ऊर्जा सबसे कम होती है क्योंकि आकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया ना? यहां पर पास में रहोगे गुलामी रहेगी, क्या रहेगी, ऊर्जा कम रहेगी। दूर रहोगे ऊर्जा ज्यादा रहेगी। चलो भाई, ये हो गया। तो E इक्वल टू एच न्यू। तो अगर कोई ऊपर से नीचे कूदेगा तो क्या छोड़ेगा, विकिरण। क्या छोड़ेगा, विकिरण। और अगर किसी को नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करेगा, ऊर्जा देगा कि लेगा? हाँ, तो ऊर्जा क्या करेगा, ये लेगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ता हूं। लास्ट वाला पॉइंट है, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। केवल उत्सर्जन तभी होगा जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, और अवशोषण तभी होगा जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो क्या लेगा, ऊर्जा लेगा, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा देगा। आई बात समझ में ना? तो ये 5वां पॉइंट हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सैटेलाइट घूमती है, जी हाँ, उसकी ऊर्जा जीरो रहती है।
नहीं अपनी कक्षा नहीं नहीं रहती है, क्योंकि बंधी हुई रहती है। जब तक बंध है तो कुल ऊर्जा निगेटिव है, जब छोड़ देगी तो ऊर्जा जीरो हो जाएगी।